जो है स्टार्ट करते हैं हम अपने पहले लेक्चर को। अस्सलाम वालेकुम, मी मिस Zumaira Sadiq from chemistry department. I will teach you the course CHM 505 and the course title is Physical Chemistry 2, which is a 4 credit hour course, 3 for theory and 1 for practical. अभी प्रैक्टिकल नहीं है तो आपकी जो है ना वो थ्योरी की क्लासेस ही होंगी। अगर हम यहाँ पे इसके कोर्स कंटेंट्स को देखें तो सबसे पहले हमारे पास क्या है कि सबसे पहले हमारे पास जो चैप्टर आ रहा है केमिकल काइनेटिक्स है। सेकंड नंबर पे हमारे पास क्या है, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस एंड थर्ड पे हमारे पास केमिकल थर्मोडायनामिक्स। ठीक है, तो अगर हम फर्स्ट वाले चैप्टर को देखें या फर्स्ट वाली ब्रांच को देख लें तो आप लोगों ने थर्ड सेमेस्टर में केमिकल काइनेटिक्स को स्टडी किया है। उसकी आप लोगों ने क्या क्या स्टडी किया होगा कि केमिकल काइनेटिक्स क्या होती है, उसमें रेट ऑफ एक्शन क्या है, मॉलिक्यूलरिटी क्या है, ऑर्डर क्या होता है, फर्स्ट ऑर्डर क्या है, जीरो ऑर्डर क्या है, सेकंड ऑर्डर क्या है। फिर उसके अलावा आपने जो है आर्हेनियस इक्वेशन, ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी और यूनिमॉलिक्यूलर और बायोमॉलिक्यूलर और आई थिंक बायोमॉलिक्यूलर जो थ्योरी है क्लियन थ्योरी, उसके बारे में स्टडी किया था, या किस तरह हम जो है एक्सपेरिमेंटली ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को डिटरमिन कर सकते हैं। ठीक है, अब ये थोड़ा सा उससे एडवांस लेवल है हमारे पास कि हमने उससे आगे चलना है कि आगे हम काइनेटिक्स के अंदर जो है कौन कौन सी रिएक्शन को स्टडी कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि काइनेटिक्स वाले चैप्टर को स्टार्ट करेंगे, लेकिन साथ साथ आप लोगों ने उस वाले पोर्शन को रिवाइज भी करना है क्योंकि जो बेसिक है वो वहीं पे है हमारे पास। ठीक है, तो यहाँ पे हम केमिकल काइनेटिक्स में क्या देख रहे हैं, इंटीग्रेटेड रेट लॉज फॉर सेकंड एंड थर्ड ऑर्डर रिएक्शन विद द सेम एंड डिफरेंट इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स। आपने सेकंड ऑर्डर को भी पढ़ा था, लेकिन हम यहाँ उसको थोड़ा सा क्विकली रिवाइज करेंगे क्योंकि थर्ड ऑर्डर में भी जो है कुछ उसी तरह की कैलकुलेशन या सिंपली आप कह सकते हैं डेरिवेशन है जो कि सेकंड ऑर्डर में है। तो इसलिए आपको थोड़ा सा स्टार्ट से करवाऊंगी ताकि आप लोगों को वो सारे का सारा रिमाइंड हो जाए। तो हमने सेकंड ऑर्डर रिएक्शन करना है। फर्स्ट वाला केस तो उसका सिंपल है, जब दोनों कंसंट्रेशन होती हैं वो सेम होती हैं लेकिन जो सेकंड वाला है उसके अंदर हमारे पास क्या आ जाती है कि डिफरेंट कंसंट्रेशन आ जाती है। इसी तरह थर्ड ऑर्डर है उसके 4 केसेस हैं जहाँ पे हम थर्ड ऑर्डर रिएक्शन को स्टडी कर सकते हैं। इसी तरह हमारे पास क्या है कि कम्प्लेक्स रिएक्शंस होते हैं, जैसे अपोजिंग रिएक्शंस होते हैं, इसकी भी अगर डिफरेंट टाइप है कि फर्स्ट ऑर्डर अपोज बाय फर्स्ट ऑर्डर या सेकंड ऑर्डर अपोज बाय सेकंड ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर। ठीक है, इसी तरह पैरेलल रिएक्शंस भी होते हैं हमारे पास, कंजक्टिव रिएक्शंस भी होते हैं। इसी तरह हम क्या कर सकते हैं, स्टेडी स्टेट अप्रॉक्सीमेशन लगा के जो चेन रिएक्शंस हैं हम उनको स्टडी कर सकते हैं। और जो अगर आपने बायोमॉलिक्यूलर थ्योरी पढ़ी है तो बायोमॉलिक्यूलर थ्योरी के साथ साथ हमारे पास क्या है कि यूनिमॉलिक्यूलर थ्योरी भी होती है जिसे लिंडमैन थ्योरी ऑफ यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शंस कहते हैं। और साथ साथ हम काइनेटिक्स ऑफ इंटरफेशियल रिएक्शंस को भी स्टडी कर सकते हैं। तो ये सारे का सारा पोर्शन हमारे पास क्या है, केमिकल काइनेटिक्स के अंदर आता है। आप लोगों ने इसको देख के थोड़ा सा परेशान नहीं होना कि इसके अंदर थोड़ी सी लंबी डेरिवेशन है, लेकिन ये कोई ऐसी मैथमेटिकल डेरिवेशन नहीं है जो आप लोग नहीं कर सकते। जस्ट कोई एक स्टेप होगा जहाँ पे हमारे पास क्या है, इंटीग्रेशन या डिफरेंशिएशन आती है। उसके अलावा बाकी सारी जो है वो सिंपल वाली डेरिवेशन है कि मीन एक स्टेप के बाद आपने क्या करना है, दूसरे के बाद क्या करना है, तीसरे के बाद क्या करना है। ठीक है, तो इसलिए इसके लिए जो है ना आपको परेशान नहीं होना और टेंशन नहीं लेनी इसकी। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। आप लोगों ने पहले जो है वो जो गैसेस के लॉ पढ़े हैं। ठीक है, गैसेस के लॉ या उसी से आगे हम जो है आइडियल गैसेस देखते हैं और रियल गैसेस देखते हैं कि उनके अंदर क्या डेविएशन आती है, तो उनको डील करें ये वेरियल इक्वेशंस, या फिर इसके साथ साथ हम मैक्सवेल लॉ ऑफ मॉलिक्यूलर वेलोसिटीज देखेंगे और इसी तरह हम वेलोसिटीज को कैलकुलेट करेंगे। मीन स्टूडेंट जिसका भी माइक्रोफोन ऑन है प्लीज बंद कर दें इसको। और इसमें आप क्या है कि
डिफरेंट वेलोसिटीज को कैलकुलेट करेंगे कि किस तरह हम डिफरेंट वेलोसिटीज को कैलकुलेट कर सकते हैं। मीन हमारे पास क्या रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी होती है, स्क्वायर वेलोसिटी की वैल्यू होती है, ठीक है। हम ये देखेंगे कि हम इसको कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। इसी तरह कोलिजन्स देखेंगे, हेड ऑन कोलिजन्स होते हैं, उनकी मीन फ्री पाथ क्या होता है, ये सारी चीज़ें उसके अंदर जब हम डिटेल में डिस्कस करेंगे तो आपको सारी चीज़ें समझ आ जाएंगी। इसी तरह मैक्सवेल लॉ ऑफ एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन आएगा हमारे पास। ये सारी चीज़ें हम काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में स्टडी करेंगे। उसके बाद जो थर्ड ब्रांच आ रही है या थर्ड चैप्टर आप उसे कह लें, हमारे पास आ रहा है, वो क्या है, रिलेशन ऑफ एंट्रोपी एंड एनर्जी विद इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एंड देयर डिपेंडेंस ऑन टेम्परेचर, ठीक है। यानी ये थर्मोडायनेमिक्स से डील कर रहा है। अगर आपको फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ आता है और उसके बाद एंट्रोपी का पता है, इंटरनल एनर्जी का पता है, ठीक है, तो ये उसी से डील कर रहे हैं और उसी से आगे जो है हमारे पास ये जो है उनकी कैलकुलेशन है। इसी तरह क्लासियस ब्राउन इक्वेशन एंड केमिकल पोटेंशियल एंड पार्शियल मोलर क्वांटिटीज हैं। ये जो है आपके कॉन्टेंट्स, ठीक है। और इनमें से सबसे पहले तो हम काइनेटिक्स को स्टार्ट करेंगे, उसके बाद काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस को करेंगे और एंड पे हम जो है केमिकल थर्मोडायनेमिक्स को स्टडी करेंगे। अगर प्रैक्टिकल को देखा जाए तो उसमें क्या है कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट डिटरमिन करना है। पोटेशियम आयोडाइड और आयोडाइड का KI3 का जो रिएक्शन है, ठीक है, वो उसकी जो है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की डिटरमिनेशन है। काइनेटिक्स ऑफ सॉलिडिफिकेशन है, मेन रिएक्शंस काइनेटिक्स स्टडी करनी है, इक्विलिब्रियम को स्टडी करना है। इसी तरह एसिड कैटालाइज हाइड्रोलिसिस ऑफ सुक्रोज, ये भी काइनेटिक्स आ जाती है। द स्टडी ऑफ एडजॉर्प्शन आइसोटोन, आप लोगों ने फोर्थ सेमेस्टर में एडजॉर्प्शन को डिटेल में पढ़ा होगा। अगर आप लोगों के पास आपने सरफेस केमिस्ट्री अगर किसी सेमेस्टर में पढ़ी है तो आप लोगों को एडजॉर्प्शन आइसोटोन के बारे में आइडिया होगा, ठीक है। स्टडी ऑफ चार्ज ट्रांसफर कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन बिटवीन द आयोडीन एंड बेंजीन एंड एक्टिवेशन एनर्जी को स्टडी करना है। इसके अलावा पार्शियल मोलर वॉल्यूम है, पार्टीशन कोफिशिएंट ऑफ अ सब्सटेंस। इनमें से जितने भी एक्सपेरिमेंट हम कर सके तो हम जो है वो इसको करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। इसके अलावा अगर बुक्स को देख ली जाए, सिल्वी अल्बर्टी की बुक बड़ी अच्छी है, आपको अगर नेट से मिल जाती है तो आप वो उसको स्टडी कर सकते हैं, अपने पास रख सकते हैं। बॉल है, रीड की बुक अच्छी है, ठीक है। ये सारे फॉरेन राइटर्स हैं तो आप इनमें से किसी की भी बुक को फॉलो करके आप इनसे रिलेटेड जो हैं, जो आपके टॉपिक हैं उनसे रिलेटेड मटेरियल वहाँ से भी कलेक्ट कर सकते हैं, वहाँ से भी स्टडी कर सकते हैं, देख सकते हैं, ठीक है, हेल्प ले सकते हैं वहाँ से। इसके अलावा जहाँ से मैं अगर आपको पढ़ा रही हूँ तो वो नोट्स भी मैं आप लोगों को और साथ साथ जो है ट्राई करूँगी कि देती जाए, ठीक है। ये तो था हमारे पास कोर्स कंटेंट्स के बारे में आ गया। अब हम देख लेते हैं कि हमने जो पढ़ना है हम उसकी तरफ आ जाते हैं। स्टार्ट हम कर लेते हैं केमिकल काइनेटिक्स से। एक्चुअली ये अभी जो है आपको मैं थोड़ा सा रिवाइज करवा रही हूँ 1 या 2 लेक्चर में, ताकि आप लोग गो थ्रू हो जाओ जो आपने थर्ड सेमेस्टर में पढ़ा हुआ है, जो आपने थर्ड सेमेस्टर में पढ़ा है। तो आप लोगों के पास नोट्स हैं तो आप लोग उन नोट्स को दोबारा से पढ़ सकते हो, तो एटलीस्ट जहाँ तक सेकंड ऑब्जेक्शन है वहाँ तक आप लोगों ने इसको दोबारा से पढ़ लेना है, अच्छे तरीके से कर लेना है। लेकिन यहाँ पर भी मैं जस्ट आपको थोड़ा सा रिवाइज करवा देती हूँ कि हमारे पास केमिकल काइनेटिक्स क्या है और क्या है, उसमें हम क्या क्या स्टडी कर रहे हैं। सबसे पहले हमारे पास केमिकल काइनेटिक्स टॉपिक है, किस चीज़ से डील कर रही है, तो because chemical branch of physical chemistry will deal with the rate and mechanism of a chemical reaction is called the chemical kinetics. The chemical kinetics. अस्सलाम वालेकुम मैम, शोर बहुत ज्यादा आ रहा है आपकी आवाज में। शरण आप अपनी आवाज को म्यूट कर दें तो जो है अब अगर फैन वगैरह चल रहा है तो उसकी वजह से म्यूट शोर आ सकता है, लेकिन अब ये जो है आप लोग एक्चुअली लेक्चर अटेंड करें इसको, ठीक है। प्लीज अपनी आवाज आप लोग थोड़ी सी ना देख लिए म्यूट कर लें, ताकि हम एक लेक्चर जो है वो प्रॉपरली कर लें। अगर कहीं बहुत ज्यादा इशू आता है तो फिर जो है उसको हम देख लेंगे, ठीक है।
हमारे पास केमिकल काइनेटिक्स क्या होती है, इसमें हम रेट को और मैकेनिज्म को स्टडी कर रहे होते हैं, ठीक है, कि वो ब्रांच जिसमें हम क्या कर रहे हैं, रेट ऑफ रिएक्शन को स्टडी कर रहे हैं या मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन को स्टडी कर रहे हैं, तो वो हमारे पास क्या होती है, केमिकल काइनेटिक्स होती है। अब उसमें से रेट हमारे पास क्या है, रेट इज द स्पीड विद विच अ रिएक्शन प्रोसीड, कि रेट क्या होता है कि वो उस रिएक्शन की स्पीड है कि जिससे रिएक्शन प्रोसीड आउट होता है। स्पीड से मतलब क्या है कि कितनी चेंजेस आ रही हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अब चेंज किस चीज में आ सकता है, कंसंट्रेशन में चेंज आता है ना, यहाँ वो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट हो सकता है या कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट हो जाएगा। अब हम टाइम को स्पेसिफाई कर देंगे, टाइम हम ऐसे स्पेसिफाई करेंगे कि पर यूनिट टाइम के अंदर कितने रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की अंदर चेंजेस आती हैं, हम उसको स्टडी कर लेते हैं, ठीक है। ये आ जाता है रेट। और मैकेनिज्म क्या होता है कि जितने भी स्टेप्स इन्वॉल्व हैं, जितने भी सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स हैं, उस सारे की डिटेल स्टडी को हम क्या कह देते हैं, मैकेनिज्म। आपको पता है जब हम कुछ रिएक्शंस ऐसे होते हैं कि वो जो है वो सिंगल स्टेप रिएक्शन होते हैं, कुछ रिएक्शंस ऐसे होते हैं जो कि हमारे पास मल्टीपल स्टेप रिएक्शन होते हैं, ठीक है। अब जब मल्टीपल स्टेप रिएक्शन है, यानी दो स्टेप हैं या 3 स्टेप है हमारे पास, तो उसका क्या करते हैं कि उनको हम कम्प्लेक्स रिएक्शंस कहते हैं। तो जब उसमें से कोई अगर रिएक्टेंट यूज हो रहा है, वो प्रोडक्ट बना रहा है, वो प्रोडक्ट आगे जाके फिर जो है अगेन कोई और प्रोडक्ट बना रही है, मीन वो कंज्यूम आउट हो रही है, तो हम नेट रिएक्शन वो लिखते हैं जिसमें सारी चीजें कैंसिल आउट होके जो नेट रिजल्ट हमारे पास आ रहा होता है, तो हम वो लिख रहे होते हैं वहाँ पे, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या होता है, मैकेनिज्म। और थर्डली हम लोग क्या कर रहे होते हैं कि अब इन रेट्स के ऊपर, ठीक है, रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन के ऊपर कुछ फैक्टर इफेक्ट कर रहे होते हैं। मसलन कि टेम्परेचर चेंज करने से रेट ऑफ रिएक्शन पे क्या फर्क पड़ता है, हम अगर जो है कंसंट्रेशन चेंज कर दें तो रेट ऑफ रिएक्शन पे क्या इफेक्ट होगा, अगर हम जो है पीएच चेंज कर दें, कैटलिस्ट चेंज कर दें, या प्रेशर चेंज कर दें, या फिर लाइट इंटेंसिटी को चेंज कर दें, तो रेट ऑफ रिएक्शन पे क्या फर्क पड़ता है। तो ये सारी चीज़ें जो है हमारे पास काइनेटिक्स में आ जाती हैं कि हम यहाँ पे डील कर रहे होते हैं काइनेटिक्स के अंदर। यानी कि 3 मेन पर्पस हैं हमारे पास केमिकल काइनेटिक्स को स्टडी करने के लिए। इसमें हम क्या करते हैं, एक तो रेट ऑफ रिएक्शन को स्टडी कर रहे होते हैं, दूसरा हम मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन को स्टडी करते हैं, और थर्ड हमारे पास क्या होता है, हम उन फैक्टर्स को स्टडी करते हैं जो हमें जो है बताते हैं कि रेट किन किन चीज़ों पे इफेक्ट होगा, ठीक है। तो ये सारी की सारी चीज़ें हमारे पास केमिकल काइनेटिक्स के अंदर आ जाती हैं। इसको एक दफा के लिए पढ़ देती हूँ ताकि आप लोगों को ये ईजी हो जाए। द मैकेनिज्म ऑफ केमिकल रिएक्शन इज द डिटेल सीक्वेंस ऑफ सिंगल एलिमेंट्री स्टेप व्हिच लीड फ्रॉम रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट। रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में जाने के लिए जो भी हमारे पास सीक्वेंस है वो हमारे पास मैकेनिज्म आ जाता है। एंड नेट इक्वेशन शोज नन ऑफ दीज स्टेप, ठीक है। नेट में कोई इंडिविजुअल स्टेप नहीं आता, बल्कि जो नेट चेंज आ रहा होता है वो हमारे पास जो है वो मैकेनिज्म हो जाता है, but rather shows the net change which is the overall result of the all the step of the mechanism, ठीक है। अब हम क्या कर रहे होते हैं कि मैकेनिज्म की जब हम स्टडी कर रहे होते हैं तो वहाँ पे हम कुछ फैक्टर्स देखते हैं कि much of our knowledge of reaction mechanism stems to our study of the reaction rates, कि हम reaction के rates को देख रहे होते हैं and how they are influenced by different factors such as temperature, pressure, catalysis, pH of medium and light intensity, ठीक है। ये सारी चीज़ें हमारे पास केमिकल काइनेटिक्स के अंदर आ जाती है। अब मैंने ऊपर बात की थी कि स्पीड ऑफ रिएक्शन है या रेट ऑफ रिएक्शन जो है, अब हमारे पास क्या है कि कुछ ऐसे हो सकते हैं कि जो बहुत फास्ट रिएक्शंस हो, कुछ ऐसे हैं जो कि हमारे पास क्या है स्लो रिएक्शंस हो सकते हैं। और कुछ हमारे पास क्या होते हैं कि मॉडरेट रिएक्शंस आ गए। तो इसी बेसिस पे हम जो है केमिकल रिएक्शंस को जो है वो 3 टाइप्स में डिवाइड कर लेते हैं या 3 क्लासेस में डिवाइड कर लेते हैं। तो फर्स्ट वाले क्या होंगे, वो हमारे पास क्या होते हैं इंस्टेंटेनियस रिएक्शंस, जैसा कि इसके नेम से जाहिर है इंस्टेंट पे हो रहे हैं, ठीक है।
इस कोई एकदम से हो जाए, मीन बहुत फास्ट रिएक्शन है, तो वो हमारे पास क्या होंगे, इंस्टेंटेनियस रिएक्शन आ जाते हैं। ठीक है, नेम से ज़्यादा हो रहा है, इंस्टेंट है तो मीन एकदम से रिएक्शन होतेगा, जैसे कोई भी रिएक्टेंट आपस में कंबाइन होंगे। तो हमारे पास क्या है, दीज आर दी रिएक्शन व्हिच आर कंप्लीटेड एट वंस। ठीक है, यानी कि नैनो सेकंड के अंदर जो है वो उनका रिएक्शन जो है वो कंप्लीट हो रहा है। अभी कौन से सब्सटेंसेस हो सकते हैं, ये वो सब्सटेंसेस हैं जो कि हमारे पास जो है आयनिक फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। आपको पता है आयंस की फॉर्म में जो है उनके दरमियान में कोई कोवलेंट बॉन्ड नहीं बना होता, वो आयंस सेपरेट सेपरेट एग्जिस्ट कर रहे हैं, मीन पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन। तो जैसे ही वो किसी दूसरे सब्सटेंस के साथ और किसी दूसरे आयनिक कंपाउंड के साथ कंबाइन होते हैं, तो वो हमें क्या करते हैं कि जल्दी से उनका रिएक्शन हो जाता है। तो उसकी एक एग्जांपल दी जा रही है, फॉर एग्जांपल द रिएक्शन बिटवीन सिल्वर नाइट्रेट एंड सोडियम क्लोराइड टू फॉर्म अ वाइट प्रेसिपिटेट्स ऑफ सिल्वर क्लोराइड। ये क्यों जल्दी से हो जाता है, क्योंकि ये आयनिक रिएक्शंस हैं और ये एकदम से हो जाते हैं। अब इनको अगर हमने स्टडी करना है तो हम क्या करते हैं कि हमें इनको स्टडी करने के लिए एडवांस टेक्निक चाहिए, क्योंकि ये नैनो सेकंड में, फेम्टो सेकंड में रिएक्शन कंप्लीट हो रहा है, तो हमें उसको स्टडी करने के लिए भी तो एडवांस टेक्निक चाहिए जो इतनी जल्दी से रिएक्शन को स्टडी कर सके। ठीक है, और दूसरे रिएक्शंस क्या हो सकते हैं हमारे पास, के मॉडरेट रिएक्शंस हैं। अब मॉडरेट रिएक्शन का मतलब क्या है कि ये जो नॉर्मल हम लैब में एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, पर मिनट में हो रहे हैं, ठीक है, पर सेकंड के अंदर हो रहे हैं, तो ये नॉर्मल रिएक्शन है हमारे पास। तो इनको हम इजीली लैब टेक्निक जो है हमारी नॉर्मल टेक्निक है उनसे स्टडी कर सकते हैं। ठीक है, दीज आर द रिएक्शन व्हिच प्रोसीड एट मॉडरेट स्पीड एंड एक्यूरेट मेजरमेंट ऑफ देयर रेट इज पॉसिबल। कि ये मॉडरेट स्पीड पे हो रहे होते हैं और इनकी एक्यूरेट मेजरमेंट जो होती है वो हम कर सकते हैं। इसके अगर हम एग्जांपल देखें, हाइड्रोलिसिस ऑफ एन एस्टर एंड द रिवर्सिबल डिकम्पोजिशन ऑफ द एक्वस द गैसियस हाइड्रोजन आयन। कि इसकी एग्जांपल हमारे पास क्या है कि एस्टर की हाइड्रोलिसिस होती है, चाहे वो एसिड की बेस में हो या फिर बेस की प्रेजेंस के अंदर हो, एसिड की प्रेजेंस के अंदर हो या फिर हमारे पास क्या है बेस की प्रेजेंस के अंदर हो, तो ये हमारे पास मॉडरेट रिएक्शन है। या फिर हमारे पास क्या है, रिवर्सिबल डिकम्पोजिशन ऑफ हाइड्रोजन आयोडाइड इनटू हाइड्रोजन एंड आयोडीन। ठीक है, ये भी हमारे पास मॉडरेट रिएक्शन है जिनको हम नॉर्मली मेजर कर सकते हैं। इसी तरह हमारे पास क्या होते हैं, एक्सट्रीमली स्लो रिएक्शंस होते हैं। These are the reactions which take a long time to complete। कि कुछ ऐसे रिएक्शन भी होते हैं जो कि ईयर्स के अंदर कंप्लीट होते हैं। ठीक है, अगर कोई ईयर्स के अंदर कंप्लीट हो रहा है, मीन बड़े अरसा लगा के या डेज के अंदर कंप्लीट होता है, तो वो जो है बड़े स्लो रिएक्शन हम उनको कह सकते हैं। जैसा कि इसकी एग्जांपल क्या है, रस्टिंग ऑफ आयरन। ठीक है, रस्टिंग ऑफ आयरन मीन कि जो हम हमारे पास जो अगर कोई लोहा है उसको जंग लगता है। ठीक है, ऐसा तो नहीं होता ना कि आप लोहे को बाहर रखते हो, मॉइस्चर के अंदर रखते हो या नॉर्मल एटमोसफेयर में रखते हो तो उसी टाइम उसको जंग लग जाता है। ऐसा नहीं होता, बल्कि वो क्या है, आहिस्ता आहिस्ता 1 महीने के बाद, कुछ दिनों के बाद जो है उसके ऊपर जो है ऑक्साइड की लेयर बनना शुरू होती है, जिसे हम कहते हैं कि वो उसके ऊपर जंग लग गया। तो यानी कि ये बड़ा स्लो प्रोसेस है। इसी तरह हमारे पास जो है फिक्सेशन ऑफ एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन जो है वो भी हमारे पास क्या है, स्लो प्रोसेस है, तो वो भी इतनी जल्दी नहीं हो रही होती है। ठीक है ना, आपको पता है नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए बैक्टीरिया होते हैं सॉइल के अंदर जो कि नाइट्रोजन को नाइट्रेट्स वगैरह में कन्वर्ट करते हैं, तो ये स्लो प्रोसेस होता है। ठीक है, इसी तरह अगर आप ने कई वर्ड पढ़ा होगा होमोजीनियस काइनेटिक्स एंड हेट्रोजीनियस काइनेटिक्स। होमो का मीन आपको पता है सेम, एंड हेट्रो का मीन आपको पता है कि डिफरेंट। यानी कि अगर हमारे पास जो रिएक्टेंट्स हैं वो एक ही फेज में हो, जैसे इस रिएक्शन को देख लें, हाइड्रोजन है और आयोडीन है, दोनों गैशियस फॉर्म में और वो प्रोडक्ट जो बना रहे हैं, ठीक है, वो HI वो भी गैशियस फॉर्म में। लेकिन अगर हमारे पास जो दोनों रिएक्टेंट हैं उनकी फेज सेम है, अगर दोनों गैशियस हैं या दोनों लिक्विड हैं या दोनों सॉलिड हैं, तो वो हमारे पास क्या है, हो सकता है कि वो होमोजीनियस काइनेटिक्स की टर्म के अंदर आएंगे। लेकिन अगर ऐसा हो कि कोई एक रिएक्टेंट गैशियस है दूसरा लिक्विड है, ठीक है, या एक लिक्विड है दूसरा सॉलिड है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, उनकी फेज डिफरेंट है। तो फेज डिफरेंट होने की वजह से हमारे पास क्या है, उसको हम क्या कह सकते हैं कि हेट्रोजीनियस काइनेटिक्स को ओबे कर रहे होते हैं। ठीक है, ये तो था हमारे पास क्या है कि उनकी स्पीड के लिहाज से हम क्या रेट को कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि 3 कैटेगरीज थी, इंस्टेंटेनियस रेट थे, मॉडरेट रिएक्शन थे हमारे पास, और उसी तरह एक्सट्रीमली स्लो रिएक्शन थे।
अब हम देखते हैं रिएक्शन का रेट क्या होता है। ठीक है, आप इसको पहले पढ़ चुके हैं लेकिन जस्ट उसको रिवाइज करें हम। द रेट ऑफ रिएक्शन or alternatively the speed or velocity of a reaction is defined as the amount of chemical change taking place per unit time। ठीक है, रिएक्शन रेट कह सकते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन कह सकते हैं, या वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन कह सकते हैं, या उसे स्पीड ऑफ रिएक्शन कह सकते हैं। ये हमारे पास क्या है कि कोई भी केमिकल चेंज जो कि टेक प्लेस हो रहा है, कोई भी अकर हो रहा है रिएक्शन के अंदर, जो कोई भी चेंज आ रही है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, यानी 1 मिनट के अंदर कितनी चेंज आ रहा है, 2 मिनट के अंदर कितना चेंज आ रहा है, 10 मिनट के अंदर कितना चेंज आ रहा है, तो वो हमारे पास क्या है, रिएक्शन का रेट बताता है। अब वो चेंज, केमिकल चेंज कौन सा हो सकता है, हमारे पास जो है वो केमिकल चेंज जो है वो कंसंट्रेशन में चेंज हो सकता है। कंसंट्रेशन मीन कि कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट भी हो सकती है ये, या कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। आपको पता है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट जो है वो डिक्रीज हो रही होती है, और कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट जो है पर यूनिट टाइम जो है वो इंक्रीज हो रही होती है। तो हम किसी के लिहाज से भी ले लेते हैं, चाहे वो रिएक्टेंट के लिहाज से है, चाहे वो हमारे पास जो है वो प्रोडक्ट के लिहाज से है, तो हम जो है इसको किसी भी चेंज को विद रिस्पेक्ट टू टाइम अगर मेजरमेंट कर लें तो वो हमारे पास क्या बन जाता है, रिएक्शन रेट। द रेट ऑफ रिएक्शन इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ केमिकल चेंज टेकिंग प्लेस पर यूनिट टाइम। ठीक है, यहाँ पे हम इसे क्या कह सकते हैं, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ एनी ऑफ द रिएक्टेंट और प्रोडक्ट पर यूनिट टाइम। ठीक हो गया। अब अगर हम रेट के यूनिट देखें तो रेट की यूनिट क्या होता है, रिएक्शन रेट है द यूनिट ऑफ कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय टाइम। अब कंसंट्रेशन थी, ठीक है, हमारे पास कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट भी हो सकती है, या कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट भी हो सकती है, उसको हमने डिवाइड कर देना है टाइम के साथ। तो कंसंट्रेशन आपको पता है हम किस चीज में लेते हैं, हम कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस कर रहे होते हैं इन मोल पर क्यूबिक डेसीमीटर। ठीक है, मोल पर क्यूबिक डेसीमीटर के अंदर हम जो है वो कंसंट्रेशन को ले रहे होते हैं, कंसंट्रेशन लेंगे, और टाइम हम अगर सेकंड, मोस्टली हम सेकंड में नॉर्मल रिएक्शंस को ले रहे होते हैं, तो इसकी यूनिट क्या बन जाते हैं। अगर रेट के हम यूनिट देखें तो क्या है, कंसंट्रेशन पर यूनिट टाइम है, तो ये क्या बन जाएगा, मोल पर डीएमक्यू पर सेकंड बन जाएगा। ठीक है, फॉर अ गैस फेज रिएक्शन प्रेशर यूनिट्स आर यूज्ड इन प्लेस ऑफ मोलर कंसंट्रेशन। कि अगर हमारे पास हम मोलर कंसंट्रेशन तो सोल्यूशन में ले रहे हैं, सोल्यूशन फेज के अंदर कि हम क्या कर सकते हैं, मोलर कंसंट्रेशन ले रहे हैं, लेकिन अगर गैस फेज के अंदर हो तो हम गैस के प्रेशर को डील कर रहे होते हैं, तो वहाँ उसको हम लोग कंसिडर करते हैं। ठीक है, एक ये जनरल सा वैसे मैंने लिखा था, अगर आप लोगों को ये क्लियर नजर आ रहा है तो ठीक है, वरना आप लोगों ने पहले इसको जो है इस इक्वेशन को स्टडी किया होगा कि एक जनरल सी इक्वेशन है कि ए इज इक्वल टू C1 - n ओवर टी। ठीक है, या पर टाइम कर सकते हो आप इसको। ठीक है, अब ये किस लिए यूज होती है कि आप लोगों से कभी पूछा जा सकता है कि यूनिट ऑफ फर्स्ट ऑर्डर बताएं, यूनिट ऑफ सेकंड ऑर्डर बताएं, यूनिट ऑफ थर्ड ऑर्डर बताएं। ठीक है, तो ये जनरल इक्वेशन याद कर लें, K इज इक्वल टू C1 - n एंड T - 1। ठीक है, टाइम तो आपको पता है डिनोमिनेटर में आना है तो वो माइनस में आ गया। ठीक है, अब ये n आपको पता है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है, 0 1 2 3 ऑर्डर है। ठीक है, अगर आप यहाँ पे वैल्यूज पुट कर दें, जीरो की वैल्यू पुट कर दें, तो ये इसकी अगर यूनिट्स आप लोग खुद इसको निकाल लीजिएगा, ये कोई मुश्किल नहीं है अगर किसी को नजर नहीं आ रहा तो, क्योंकि वो पेंसिल से लिखा हुआ है तो वो थोड़ा सा डिम है, लेकिन आप इसको इस फार्मूले को लिख के जीरो ऑर्डर के लिए, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड और थर्ड ऑर्डर के लिए यूनिट्स जो है आप निकाल सकते हो। तो के की यूनिट जो है जीरो ऑर्डर के लिए हमारे पास क्या बन जाती है, मोल पर डीएमक्यू पर सेकंड। इसी तरह फर्स्ट ऑर्डर के लिए क्या बन जाती है, पर सेकंड, एंड द सेकंड ऑर्डर के लिए बन जाती है डीएमक्यू पर मोल पर सेकंड। आप इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा, ये कोई मुश्किल बात नहीं है इसके अंदर। अब हमारे पास क्या है, एक चीज स्टूडेंट्स आपको बतानी थी कि अक्सर आप नेट से देखोगे या कहीं से देखोगे तो समटाइम सेकंड की जो सिंबल है SEC लिखा होता है, लेकिन एक्चुअल में जो उसकी प्रॉपर सिंबल है वो सेकंड की S है। ठीक है, तो ये हमारे पास S आता है, SEC नहीं आता इसके लिए। इस चीज को भी अपने माइंड में रखिएगा कि ताकि आप जो है जो कुछ लिखें तो वो करेक्ट फॉर्म में लिखें।
अब हमारे पास क्या है, टाइम हमारे पास क्या हो सकता है, मिनट्स में भी हो सकता है, डेज में हो सकता है, या ईयर्स के अंदर हो सकता है। और जब ये टाइम हमारे पास डिफरेंट है तो हम उसको लिखेंगे उसी लिहाज से लिखेंगे, ठीक है। यानी कि अगर सेकंड में है तो पर सेकंड आ जाएगा, अगर मिनट में है तो पर मिनट, अगर और में है तो फिर पर और पर ईयर, इसी तरह आ जाएगा। और इसी तरह यूनिट भी चेंज हो जाएंगे। कंसंट्रेशन क्या होती है, मोल पर डीएम क्यूब, और अगर मिनट है तो पर मिनट, या इसी तरह मोल पर डीएम क्यूब पर और मोल पर डीएम क्यूब पर ईयर आ जाएगा। ये तो था हमारे पास कि रिएक्शन का रेट क्या होता है और उसके यूनिट क्या होते हैं। कि अगर सिंपल रेट के यूनिट देखें वो मोल पर डीएम क्यूब पर सेकेंड होगा, और जो सेकेंड ऑर्डर फर्स्ट ऑर्डर जीरो ऑर्डर है उसके लिए आप इस इक्वेशन के थ्रू जो है वो इजीली निकाल सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, एवरेज रेट और इंस्टेंटेनियस रेट्स क्या होते हैं। आपको पता है कि कोई सी भी दो टाइम इंटरवल के दरमियान में अगर हम रेट ले लें तो वो हम क्या कहते हैं कि ये हमारे पास क्या है, एवरेज रेट है। लेकिन अगर किसी भी इंस्टेंट के ऊपर, किसी भी पॉइंट के ऊपर अगर हम रेट लें तो वो हमारे पास क्या होता है, इंस्टेंटेनियस रेट होते हैं। अब हम देखते हैं कि क्या कोई ऐसी कंडीशन है कि जब ये इंस्टेंटेनियस रेट या फिर हमारे पास जो है ये एवरेज रेट कभी इक्वल हो सकते हैं। ठीक है, हमने यहाँ पे ये देखना है, या फिर हम ये देख सकते हैं कि यहाँ पे एवरेज रेट को हम कैसे निकालते हैं। द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन इज नेवर यूनिफॉर्म, कि रेट ऑफ रिएक्शन जो है हमेशा यूनिफॉर्म नहीं रहता। क्यों नहीं रहता, कि अगर हमारे पास क्या है, स्टार्ट पे अगर रिएक्टेंट्स बहुत ज़्यादा आते हैं, क्योंकि प्रोडक्ट तो बनी नहीं होती, प्रोडक्ट क्या होती है, ज़ीरो। अब रिएक्टेंट जो है हमारे पास क्या है, ज़्यादा है, उनकी अमाउंट जो है जैसे जैसे टाइम पास आउट हो रहा होता है,